नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की चर्चा में हमारा विषय है महिला नेतृत्व और विकास। देश बदल रहा है, नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमने दुनिया को अपना लोहा मनवाया और आत्मविश्वास से लबरेज आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में हम तेजी से कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसे में जब हम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वुमेन्स डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट पर बात करना और उसे समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अब महिलाओं की भूमिका को देश की प्रगति और विकास के लिए एक आर्किटेक्ट के रूप में परिभाषित करने की जरूरत है। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण विश्व भर में स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और विकास के लिए अभूतपूर्व संकट पैदा हुआ, लेकिन इस चुनौती से महिला नेतृत्व की शक्ति भी उभर कर सामने आई है। चाहे खेलकूद हो या अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे देश की महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। वे आगे लगातार बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित कर रही हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं का विकास हमारी योजनाओं के केंद्र विषय में रहा है, लेकिन पिछले 20 सालों की बात करें तो कई नीतिगत बदलाव जो हैं सामने आए हैं। 1970 के दशक में जहां महिलाओं के कल्याण पर जोर रहा, तो 1980 के दशक में विकास पर ज्यादा जोर दिया गया। 1990 के दशक में महिला अधिकारिता यानी कि सशक्तिकरण पर जोर के साथ ही ये कोशिश की गई कि महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हों और नीति निर्माण के स्तर पर भी उनकी सहभागिता रही। सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसे कई योजनाओं को लागू किया जो भारत की महिलाओं की वास्तविक क्षमता को पहचानती हैं, उन्हें सशक्त बनाती हैं और उन्हें भारत के विकास की कहानी में योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। जाहिर है, मानवता की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है और आज का हमारा मुद्दा भी है महिलाओं के विकास का नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। आपसे मैं उनका परिचय करा दूं। अनन्या अवस्थी हैं मेरे साथ, सहायक निदेशक हैं हार्वर्ड इंडिया रिसर्च सेंटर। साथ ही मेरे साथ हैं प्रोफेसर सुषमा यादव, आप कुलपति हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा से। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर सुषमा मैं आपसे करना चाहूँगी। हम जानते हैं कि महिलाओं के विकास के बिना संभव नहीं है देश का विकास, लेकिन अब बात इससे ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब बात यह है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास। हम बात कर रहे हैं देश की इकॉनमी को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक के लक्ष्य तक पहुंचाने की। ऐसे में जो प्रधानमंत्री का कंसेप्ट है वुमेन लेड डेवलपमेंट का, ये जो मॉडल है, मैं चाहूँगी आप इसे समझाएं। देखिए, विकास की जो अवधारणा अब तक हमारे सम्मुख रही है, उसमें बार बार ये बात होती रही है कि महिलाओं को विकास में कैसे सम्मिलित किया जाए जी। और उस समय जब हम ये कहते थे महिलाओं को विकास में कैसे सम्मिलित किया जाए, तो ये माना जाता था कि विकास एक अवधारणा है और महिलाएं उसके आसपास कहीं हैं, पेरिफेरी में कहीं हैं। लेकिन अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास की अवधारणा को परिवर्तित किया है और एक नया मॉडल हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है, उस मॉडल में हम विश्व से भी आगे हैं, क्योंकि विश्व में तो ये बात होने ही लगी है कि डेवलपमेंट विद वुमेन, पर यहाँ कह रहे हैं डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन, यानी महिलाओं के नेतृत्व से विकास हो। और ये एक अनूठा कंसेप्ट भी है और अनूठा प्रयास भी है। मैं इसको इस रूप में देखती हूँ कि जिस विचार परिवार का नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और ये पूरा शासन समुदाय कर रहा है, वो परंपरा ही इसके पीछे कारण है, जहां ये माना जाता है कि राष्ट्र की मातृशक्ति ही इस राष्ट्र की भूमिका को परिभाषित भी करेगी और निर्धारित भी करेगी जी। और ये हमारी वर्षों की वैदिक परंपरा थी, जहां महिला आचार्य भी हो सकती थी, शिक्षिका भी हो सकती थी, युद्ध नेता भी हो सकती थी, युद्ध में नेतृत्व भी कर सकती थी, और इसीलिए उसके नेतृत्व को पहचाना जाता था। इसलिए मैं एक महिला विश्वविद्यालय का नेतृत्व इस समय कर रही हूँ। मुझे गौरव है कि मैं उनकी कुलगुरु हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि महिला में जो नेतृत्व की संभावना छुपी है, वो हमारे प्राचीन सभ्यता से आई हुई है। एक वाक्य कहना चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवश्य
उस वाक्य को धारण किया होगा जब वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की होगी, जहां इंद्राणी ये कहती है अपनी साथियों से, सखियों से कि तुम अपने आप को कम मत आको। वो कहती है मैं कुल कीर्ति की ध्वजा हूं, मैं इस यश, इस कुल का सम्मान हूं और मुझ में वह मूर्धन्य शक्ति है कि मैं इस कुल को आगे ले जा सकूं। लेकिन ऐसा मैं अपने पराक्रम और शौर्य से करती हूं। मुझे भीरू और सहनशील मात्र मत समझो। सहनशील वही हो सकता है जिसमें पराक्रम है, जिसमें साहस है। इसलिए भारतीय महिला की उस सहनशीलता के पीछे का पराक्रम को पहचानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों से जो कार्य हमारे सामने रखे हैं, चाहे वह मातृ वंदना योजना हो, चाहे वह सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे वह जनधन योजना हो, इन सब के पीछे एक सूत्र रहा है और वो सूत्र ये रहा है कि महिला में जो क्षमताएं छिपी हैं, चाहे वो कौशल की हैं, चाहे वो मातृभाव की हैं, मातृत्व नहीं, मातृभाव की हैं, और चाहे वो नेतृत्व की हैं, उन सब संभावनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर दें, ऐसी योजनाएं सरकार ने पिछले वर्षों में बनाई हैं। और वही इस महिला नेतृत्व के विकास, ये महिला नेतृत्व और विकास मात्र नहीं है, ये महिला नेतृत्व का विकास है, उन संभावनाओं का विकास है जो असीम रूप से इस राष्ट्र की महिलाओं में और अंततः विश्व की महिलाओं में छिपी हैं। और वही महिलाओं के साथ विकास है और महिलाओं द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया विकास है। बहुत सुंदर प्रोफेसर सुषमा, आपने बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ भी अपनी बात को रखा। अनन्या अवस्थी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। जब हम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की, नए भारत की, न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, महिला विकास से बात आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर चली गई है। महिलाओं के नेतृत्व में इस विकास के कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखती हैं और फिलहाल धरातल पर देश में ये किस रूप में दिखाई दे रहा है? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है कि ये पूरी जो हमारी कॉन्वर्सेशन एक बड़े अच्छे पहलू से शुरू हुई है। जी। जो भी देख रहे होंगे व्यूअर्स, वो जानते होंगे कि जब भी आप महिलाओं के विकास की बात करते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट एक ब्रांड, एक वर्ड बनकर आता है। और विमेन एम्पावरमेंट के नजरिए से ही विमेन डेवलपमेंट को इतने सालों तक देखा गया है। और विमेन एम्पावरमेंट, मुझे लगता है बड़ा हम लोग को इसमें सोचने की जरूरत है। जो विमेन एम्पावरमेंट करके, जैसे इस देश में ही नहीं विश्व भर में जो विमेन डेवलपमेंट को विमेन एम्पावरमेंट के लेंस से देखा जाता है, ये कहीं ना कहीं एक अजम्पशन लेके चलता है कि नारी जो है वो सशक्त नहीं है, नारी जो है वो शक्तिहीन है और नारी को सशक्त करना है। और वहां से लेकर के उस जहां से हमने ये जर्नी शुरू करी, अब हम बात कर रहे हैं विमेन डेवलपमेंट की भी नहीं, सिर्फ महिला विकास की ही नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी प्रधानमंत्री ने मानसिकता में बदलाव लाने की कोशिश की है। इस पूरी अवधारणा से कि महिला कोई शक्तिहीन नहीं है, उसको आपको पावर देना नहीं है, वो अपने में जो है सशक्त है और वो अपना विकास करने के लिए उसका नेतृत्व ही काफी है। मुझे लगता है सबसे पहले तो ये मानसिकता बहुत ही अलग है। और जहां तक बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की बात है, तो अगर हम उस पहलू से देखेंगे तो मुझे लगता है पहले तो विमेन लेड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है पॉलिसी माइलस्टोन रहेगा। और जहां तक बात है विमेन लेड डेवलपमेंट की, मैं कुछ आंकड़े आप सबके सामने लाना चाहूंगी और मैं एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आंकड़े देना चाहूंगी, क्योंकि बात हो रही है कि महिला विकास के लिए महिलाओं को ही नेतृत्व करना चाहिए और यही हमें प्रमोट करना चाहिए। तो अगर आप ग्लोबल डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो men hold 75% of parliamentary seats world over. Men hold 73% of managerial positions world over. और जहां तक क्लाइमेट नेगोशिएटर्स का भी बात है, वहां पर भी 70% जो है वहां पर 30% ही महिलाएं और 70% जो है आदमी ही है। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े आपको ये दिखाते हैं कि विश्व में एज अ वर्ल्ड हमें कहाँ पहुंचना है, ये हमें जानने की जरूरत है। कि जब डिसीजन मेकिंग टेबल पर ही अगर 10 लोग बैठे और उसमें मात्र 30% महिलाएं ही हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जो नारा शुरू किया है, विमेन इन लीडरशिप रोल्स, आप कितने सारे मंत्रियों को देखिए, कैबिनेट मंत्रियों को देखिए, आप देखेंगे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इज अ वुमन,
who's leading financial development, being a woman. So I think कि women-led development, if you see data through the perspective of data, you'll realize कि अगर women development शुरू करना है तो leadership positions में वहीं से शायद कहीं ना कहीं development की शुरुआत होनी चाहिए। प्रोफेसर सुषमा, जिन बातों को अनन्या अवस्थी ने उठाया, उन्होंने वैश्विक स्तर पर कुछ आंकड़े भी गिनाए। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि महिलाएं जो इस समय विकास की नई गाथा लिख रही हैं, देश में बहुत सारी तमाम योजनाएं भी हैं। अभी 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति जो है वो भी लागू की गई। उसमें जिन बिंदुओं का जिक्र है, मैं समझना चाहूँगी आपके माध्यम से आप हमारे दर्शकों को भी बताइए कि वो बिंदु कैसे सहायक होंगे जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं उसके लिए। देखिए, जो महिला सशक्तिकरण की भारत की नीति है वो भी अन्य नीतियों से भिन्न है। वो इस बात पर अवश्य विश्वास रखती है कि महिला शक्ति तो है और शक्ति उसके अंतर्निहित भी है। केवल वर्षों के अंतराल में उस शक्ति को कहीं भूल बैठी है वो, या समाज भूल बैठा है और उसको भुला दिया है। इसीलिए मैं उस प्रदेश में हूँ जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चलाना पड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी ही आकर के यहाँ वो आंदोलन प्रारंभ करके गए थे। उसका परिणाम ये हुआ कि जिन जिलों में यह नीति चलाई गई वहां अब जेंडर रेशो जो बिल्कुल समाप्त खराब हो गया था यहाँ का, वो सुधर गया है। महिला सशक्तिकरण की नीति देखती है कि जो एक विशियस साइकिल होती है उसको वर्चुअस साइकिल में, अनन्या जी इसे भली भांति समझेंगी, उसको वर्चुअस साइकिल में कैसे बदला जाए। जैसे अशिक्षा से प्रारंभ होकर कुपोषण तक जाता है, मातृ और शिशु सुरक्षा की या मृत्यु दर की बढ़ोतरी और उसको कम करने तक जाता है, और उसके साथ ही फिर रोजगार, और रोजगार के साथ उसकी कमाने की क्षमता, और कमाने की क्षमता के साथ नेतृत्व करने की क्षमता। ये पूरी की पूरी साइकिल बनती है जो प्रारंभ होती है पोषण, सुपोषण और सुशिक्षा दोनों से प्रारंभ होती है। और जो भारतीय महिला सशक्तिकरण की अवधारणा है वो भी यही बात करती है। और इसलिए आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी आई है, उसमें जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है। सिर्फ महिला नहीं, जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है। हम इनसे आगे चलकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जहां जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है उसको यहाँ ले आए हैं। यानी सभी जेंडर्स को विकास की प्रक्रिया में, विकास के क्रम में, विकास की यात्रा में सम्मिलित किया जाए। और चूंकि आप कह रहे हैं तो मैं कहती हूँ जो भारत का स्वच्छ भारत मिशन है, जितने भी आंदोलन और इन आंदोलनों की बहुत जो खूबसूरती है वो प्रधानमंत्री जी ने नाम सब ऐसे दिए हैं जिसे आम भारतीय समझ सकता है। तो स्वच्छ भारत मिशन हो, मातृ वंदना योजना हो, सुकन्या समृद्धि, हम सब समझ सकते हैं उन सबको। और इसलिए उसमें से निकलता है कि जैसे ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक्सेस टू टॉयलेट्स एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ, इन तीनों को जब शामिल किया तो जो कुपोषण का एक प्रारंभ का उस साइकिल का खराब होना था वो सुधरना आरंभ हुआ है। और यदि आप आंकड़े भी देखते हैं तो यूनिसेफ की जो स्टडी है जिसने कहा था कि एक्सेस टू टॉयलेट्स एंड सेफ्टी, conveniences and self-respect of women in rural India is the most important way to go to development. और अगर हम 2011-13 में यदि मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 167 था, वो 113 हो गया 2016-18 में। और मैं जानती हूँ जो नए आंकड़े आए होंगे उनमें वो इससे भी अवश्य ही कम चला गया होगा और बेहतर उनकी सुरक्षा दर हो गई होगी। और अगर मैं शिक्षा की बात करूं, क्योंकि इस समय मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सदस्य हूं, वहां हमने सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप्स शुरू की हैं जिसमें बच्चियों को हायर एजुकेशन प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और उस कारण से यदि यहाँ भी आप देखते हैं कि पीएचडी में जो महिलाओं का एनरोलमेंट था वो 43% था 2013 में, वो 2018 तक आकर के, नहीं 40 था तब, और वो 44 तक पहुंच गया है। और इसी तरह से रिलैक्सेशन, हमने इसको थोड़ा लिबरल भी बनाया है क्योंकि आप सब जानते हैं कि महिला के लिए उच्च शिक्षा, मातृत्व और कैरियर निर्माण, ये तीनों एक ही समय होते हैं उसके लिए, वो क्रूशियल समय होता है। और उस समय को यदि हम उसे थोड़ा लिबरली दे दें कि हाँ आप घर भी लौट सकती हैं, आप वापस उच्च शिक्षा में भी आ सकती हैं, आप नौकरी भी कर सकती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही ये हुआ है कि जो मैटरनल बेनिफिट था जो पहले 6 वीक्स था वो 3 वीक्स था, वो 6 वीक्स हुआ, फिर वो 12 वीक्स हो गया है।
और एक तरह से ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने इस बात को पहचाना, सबसे पहले पहचाना। वो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने लिए नहीं देती है, वो पूरे राष्ट्र की नई पीढ़ी का निर्माण करती है। और इसलिए राज्य का ये कर्तव्य और दायित्व है कि उस भार में उसे कुछ आराम दे, जिसे लेजर कहा था उन्होंने, और वेकेशन दे। तो ये सारी बातें, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक जो DST और DBT ने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं जो विमेन साइंटिस्ट के लिए स्पेशली हैं। जैसे स्टेम है, सपोर्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन जी। AICT ने इस बार लीलावती अवार्ड आरंभ किए हैं कि महिलाओं के बीच में किस प्रकार से विज्ञान और गणित को ले जाना और सरल बनाकर ले जाना, और इतनी सुंदर उसके लिए प्रविष्टियां आई, किस प्रकार से देश के दूर दराज में सब काम कर रहे हैं लोग महिलाओं तक जाने के। और ऐसे ही जो DST की स्कीम है क्यूरी, मेरे विश्वविद्यालय को भी उसका लाभ मिला है, और वो 3 से 5 करोड़, और अगर संभावना हो किसी विश्वविद्यालय में तो उससे अधिक भी सपोर्ट देते हैं महिलाओं में वैज्ञानिक शोध की संभावना को प्रोत्साहन देने के लिए, बिल्कुल, और उसे बढ़ावा देने के लिए। प्रोफेसर एक्सीलेंस की ओर ले जाने के लिए आपने तमाम योजनाओं को, तमाम पहल को बहुत ही विस्तार से बताया, समझाया। अनन्या अवस्थी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सरकार की ओर से तमाम, खासतौर पर मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 की बात कर लें, जनधन योजना की बात कर लें, उज्ज्वला योजना जिसमें 6.86 करोड़ ग्रामीण भारत की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया और लक्ष्य 8 करोड़ तक का है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, तमाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो शुरुआत हुई थी और जो मानसिकता लोगों की बदली, ये जो तमाम पहल योजनाएं पिछले के वर्षों में हमने देखी हैं, उसके असर को आप कैसे देख रही हैं? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उसमें मैं पब्लिक हेल्थ के एरिया में काम करती हूँ, तो मेरे हिसाब से असर मतलब डेटा खुद ही जो है आपको सारी बात बता देता है। तो जो दर्शक है उनका मैं फिर से रुझान कुछ डेटा, कुछ आंकड़ों पर लाना चाहूंगी इन सारी योजनाओं के बारे में। जैसे कि जनधन योजना है, मोर देन 50% जो अकाउंट्स हैं जनधन के, वो महिलाओं के पास है। इसके साथ ही साथ अभी NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 का डेटा आया है, 22 स्टेट्स का आया है, कुछ स्टेट्स का बाकी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो करीबन सारी स्टेट्स में 70% विमेन ने बताया कि उनके पास बैंक अकाउंट है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा, ये बहुत बड़ा चेंज है, जो कि आपको डेटा बता रहा है कि करीबन 70% महिलाएं अपने पास फाइनेंशियली एक कह सकते हैं फाइनेंशियली रूप से इंडिपेंडेंट है, सशक्त है। दूसरा, जहां तक स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है, तो मुझे लगता है कि इसमें जब से ये प्रोग्राम पूरा शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टिंग से ही इसमें जो विमेन सेंट्रिक अप्रोच है वही लेकर के चले कि गांव देहात में औरतें, महिलाएं जो है अगर टॉयलेट करने जाती हैं, उनके घर में टॉयलेट नहीं है, तो सुबह भोर उठ करके जो है 4 बजे 5 बजे जाती हैं। कभी कभी डोमेस्टिक अब्यूज की भी जो है शिकार होती हैं। इतनी सारी बच्चियां हैं जो स्कूल जिनको छोड़ना पड़ता है, वहां पर टॉयलेट्स नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को जड़ से समझ के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान में एक विमेन सेंट्रिक अप्रोच लेकर के चले। वो टॉयलेट तो बने ही बने, जो एक मानसिकता में बदलाव है, जो एक बिहेवियर चेंज की जरूरत है अबाउट विमेन सेफ्टी, अबाउट विमेन हेल्थ, अबाउट विमेन्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ। मुझे लगता है ये सारे पहलू स्वच्छ भारत अभियान में एक साथ पिरोए गए। और जहां तक डेटा की बात है, करीबन 11 करोड़ टॉयलेट बन चुके हैं। जो स्वच्छाग्रही प्रधानमंत्री जी ने जिनका जो है एक आइडिया दिया, तो करीबन आप लोग को जान की खुशी होगी 8 लाख महिलाएं इस देश में स्वच्छाग्रही की तरह जो है गांव देहात में काम कर रही है। और इसी के साथ साथ जो विलेज वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज की जो एक कमिटी का निर्धारण किया गया है, अब जो नई गाइडलाइंस आई, उसमें कहा गया है कि मोर देन 50% जो उसमें मेंबर्स होंगे वो महिलाएं ही होंगी। तीसरा, उज्ज्वला योजना। मुझे लगता है कि हम लोग को आदत हो गई थी देख करके अपनी माओं को, अपनी दादियों को, नानियों को, जहां पर LPG की
व्यवस्था नहीं थी, वो अपना पूरा फूंक करके खाना बनाती थी, और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट उनके स्वास्थ्य पर पड़ता था, इसकी कितनी स्टडीज है कि वो लंग हेल्थ हो, कितनी सारी महिलाएं जो है खास करके अस्थमा, कितने सारे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो मुझे लगता है कि उज्ज्वला योजना एक आप इसमें तो आप किसी भी गांव चले जाइए, जब मैं यूपी की हूँ, मैं लखनऊ की हूँ, और जब मैं बात करती तो सब कहते हैं कि भाई हमारी दादी नानी को जो है गांव में मोदी जी ने एलपीजी का कनेक्शन दिलवा दिया। तो और ये डेटा फिर से दिखाता है कि करीबन 7 से 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन इसमें दिए गए। इनफैक्ट इस बजट में भी 1 करोड़ और कनेक्शंस की बात हुई है। इसी के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पूरा एक मैं कहूंगी, लोग कहते हैं कि नारा ही बनाना सब कुछ नहीं होता है, बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आप बिहेवियर चेंज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिकता बदलने की बात करते हैं, तो थॉट और ये नारे और ये कैंपेन बहुत सबकॉन्शियसली आपके जहन में उतरते हैं। बिल्कुल सही बात जो कही बच्चे आपने, बड़े ये हो नारे रहे जो हैं हैं वो मानसिकता में कहीं ना कहीं बदलाव लाने में सहायक सिद्ध हुए हैं, और जो आप आंकड़े भी आपने गिनाए वो आंकड़े ही जो हैं वो बदलते भारत की जो तस्वीर है उसकी गवाही दे रही हैं। प्रोफेसर सुषमा, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, कुछ जो मुद्दे हैं मुझे लगता है उनको भी टच कर लेना ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत में कार्यक्षेत्र में जो लैंगिक असमानता है उसे अगर 25% तक कम कर लिया जाए तो इससे देश की जो जीडीपी है उसमें $1 ट्रिलियन का इजाफा हो सकता है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कार्य क्षेत्र में जो असमानता है, या एक और रिपोर्ट है जो राष्ट्रीय एनएसएस का जो सर्वे है वो ये बताता है कि घरेलू कामगारों में जो महिलाएं हैं उनकी ज़्यादा संख्या है और जो वेतन है उसमें असमानता है। ये जो चुनौतियां हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास, और जब हम महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में सामने आती है, जिसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अमृता जी, मैं इन आंकड़ों को भी चैलेंज करना चाहती हूँ। ये विकास की अवधारणा वो है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के यूरोप ने बनाई थी, और उनके सामने मजबूरी ये थी कि उनके पास उस समय पुरुष कम थे और महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना आवश्यक था। तो उनकी इकोनॉमी का बेसिस और जीडीपी का बेसिस वही बन गया। भारत में ऐसा नहीं है महिलाएं घर में रहती हैं तो काम नहीं करती या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अपना हिस्सा नहीं देती, उसको हम उस तरह से आंकड़ों में शामिल नहीं करते। इस देश की अर्थव्यवस्था यदि मजबूत बनी हुई है, स्टेबल बनी हुई है, और इस क्रेडिट डिक्लाइन का इस पर असर नहीं हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय इस देश की उस मातृशक्ति को जाता है जो बहुत कुछ संभाल कर रख लेती है, किसी संकट के समय के लिए कमाती है, संभालती है, रखती है, और वो हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी आधारभूत शिला है। इस देश की महिला मात्र अपने पुत्र को ये नहीं सिखाती थी कि तू जा और बाजार में कमा और कमा करके घर बसा और वही तेरे जीवन का लक्ष्य है। वो ये कहती थी, त्वम शुद्धो असि, त्वम बुद्धो असि, त्वम निरंजनो असि, संसार माया परिवर्त्यजो असि। तू शुद्ध है, तू बुद्धिमान है, तू रिपुरहित हो, संसार बंधन से मुक्त हो और स्वयं प्रकाशित आत्मा है। तो मात्र ये नहीं है कि तू कामगार है। जो माता ये बच्चे को समझा सकती है वो माता केवल कामगार बन के यश प्राप्त करे ऐसा नहीं है, वो माता काम करते हुए ही यश प्राप्त कर लेती है। परंतु मैं चाहती हूं कि इस देश के जो अर्थवैज्ञानिक हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो एक बार जीडीपी की इस डेफिनेशन पर ध्यान दें, आईएलओ की इन डाटा और आंकड़ों पर ध्यान दें। आज आपने मुझे अवसर दिया है, धन्यवाद अमृता जी और राज्यसभा टीवी। मैं आह्वान करना चाहती हूं अपने देश के अर्थशास्त्रियों का कि इन आंकड़ों के खेल से बाहर निकलकर हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें। और मैं समझती हूं जैसे जैसे अधिक महिला अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री आएंगी, इस दिशा पर ध्यान दिया जाएगा, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इन आंकड़ों के मायाजाल से बाहर निकलकर अर्थव्यवस्था को मजबूत या सशक्त करने के और तरीके खोजे जाएंगे। हमारे देश में तो केवल इनफॉर्मल सेक्टर है जहां महिलाओं को बराबर समान वेतन नहीं मिलता। विश्व में तो अनन्या जी जानती होंगी, बहुत से ऐसे देश हैं जहां फॉर्मल सेक्टर में भी उन्हें बराबर का वेतन नहीं मिलता। मैं नहीं चाहती हूं कि बराबरी ना हो, बराबरी हो, लेकिन बराबरी हमारे राष्ट्र की आवश्यकताओं, हमारे समाज की आवश्यकताओं,
हमारी संस्कृति की पूर्व दशाओं को ध्यान में रखकर हो, क्योंकि यहाँ ही इस देश की माता और पत्नी दोनों कह सकती हैं कि थक गए हो, हार गए हो तो निराश मत हो, क्योंकि जीवन उससे बहुत विशाल है। और इसी प्रकार हम कोविड के संकट से निकले हैं। ये महिला नेतृत्व है जिसने घर में उन्हें संभाल लिया और कोई अनरेस्ट नहीं हुआ। पूरे विश्व भर में आंदोलन इस विषय पर हुए, भारत में नहीं हुआ, क्योंकि जो सुख शांति वो घर में बनाती है वो तो अमूल्य है। उसका तो आप मूल्य जीडीपी में अभी बहुत सुंदर बातें प्रोफेसर सुषमा आपने की है और दिल कर रहा है बस आपको सुनते जाएं, क्योंकि वक्त की कमी है। एक क्लोजिंग कमेंट अनन्या अवस्थी मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि कार्यक्रम को हमें अब बस समाप्ति की ओर ले जाना है। अनन्या जी, मैं बस ये एक आखिरी बिंदु रखना चाहूंगी कि विमेन लेड डेवलपमेंट विमेन अपने आप करेंगे, लेकिन इसमें सारा भार सिर्फ महिलाओं के ही कंधों पर नहीं डालना है। हमारे घर की हमारी माएं जितना लड़कियों को सिखाएं कि बेटा तुम पढ़ो, तुम लिखो, आगे बढ़ो, उतना ही अपने लड़कों को, अपने भाइयों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने दादा को, अपने नाना को, मुझे लगता है कि जो चेंज है, जो बदलाव है वो घर से शुरू होता है। बिल्कुल सही बात है। जो चेंज और बदलाव है वो परिवार से शुरू होगा, उसके बाद समाज और देश में जाएगा। तो परिवार सबसे बड़ी इकाई है और उसमें यह जरूरत है कि मानसिकता में बदलाव लाया जाए और वो बीज जो है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो या महिलाओं के द्वारा देश के नेतृत्व की और उसके विकास की बात हो, वो बीज परिवार से पड़ेगा। जहां एक और भारतीय महिलाएं विधि, एकेडमिक, साहित्य, संगीत, नृत्य, खेल, मीडिया, उद्योग, आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, वहीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में एक विषय था जो समावेशी नवोन्मेष के लिए विज्ञान और तकनीकी में स्त्रियों की भूमिका पर था। हमने देखा है कि महिलाओं ने उसमें भी बड़े काम किए हैं, ये बातें निकलकर सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर भारत को आगे बढ़ाने में महिलाओं का जो योगदान है वो बेहद महत्वपूर्ण है, ये बातें सामने आती रही हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।